नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। हम एक कंडक्टर यानी कि एक वायर एज्यूम करेंगे, उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और ये चेक करेंगे कि उसके ऊपर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगता है। ठीक है, ये सपोज करो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और इस बोर्ड के परपेंडिकुलर ये इधर होगी जेड एक्सिस, जिसको यहाँ पे ऐसे दिखा रखा है, बाकी एक्चुअल में ये बोर्ड के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, एक वायर है और उसको सपोज करो हमने जेड एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है। एक्चुअल में जेड एक्सिस ऐसे है, आप समझ जाना, यहाँ पे बोर्ड पे मैं उसको ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मान लो कि एक वायर है, ठीक है, इस वायर को हमने किधर रखा हुआ है, जेड एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है। वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो मान लो ए के बराबर है और इसकी लेंथ है सपोज करो एल के बराबर। एल लेंथ का कोई वायर है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, ए। मान लो कि इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, करंट की डायरेक्शन एज्यूम कर लेते हैं। चलो, करंट है सपोज करो जेड एक्सिस के अलोंग, ये जो जेड एक्सिस है इस डायरेक्शन में इसमें करंट फ्लो हो रहा है। अगर करंट की डायरेक्शन जेड एक्सिस के अलोंग है तो बताओ इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं हमेशा करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में माना जाता है। अगर करंट जेड एक्सिस के अलोंग हमने एज्यूम किया है, इसका मतलब डेफिनेटली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, कौन से वाले इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो जा रहे होंगे माइनस जेड एक्सिस के अलोंग। ये माइनस जेड एक्सिस है इधर। ठीक है, अगर करंट जेड एक्सिस के अलोंग है तो इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं, माइनस जेड एक्सिस के अलोंग जा रहे हैं। और मान लो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये हमने एज्यूम कर लिया। अच्छा, किसी भी कंडक्टर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो उनकी जो वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी, उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं उसको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको हम वी डी के सिंबल से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे ये माना जाता है कि हर एक इलेक्ट्रॉन एवरेज वेलोसिटी वी डी से यहाँ पे इस कंडक्टर के अंदर मूव कर रहा होगा। और क्योंकि ये कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, क्योंकि ये वायर कहाँ पे रखा हुआ है, एक मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहे हैं एक तरह से, इसलिए इनके ऊपर क्या लगना चाहिए, मैग्नेटिक फोर्स लगना चाहिए। क्योंकि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। याद है ना फॉर्मूला, क्यू वी बी साइन थीटा, ये फॉर्मूला लगता है। तो हमको ये कैलकुलेट करना है कि इस वायर पे कितना फोर्स लगेगा। एक्चुअल में जो फोर्स लग रहा है वो इन इलेक्ट्रॉन्स पे लग रहा है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन है वायर के अंदर तो वो फोर्स आपको दिखेगा वायर के ऊपर कि वायर पे फोर्स लग रहा है। एक्चुअल में वो फोर्स किस पे लग रहा है, इन इलेक्ट्रॉन्स पे लग रहा है, क्योंकि ये इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहे हैं। और जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगता है। ठीक है, सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि इस कंडक्टर के अंदर कितना चार्ज मूव कर रहा है, मतलब ये जितने भी इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ना इसके अंदर, इन पे चार्ज कितना है, क्योंकि वो चार्ज की वैल्यू यहाँ पे पुट करके आप फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो बाद में। तो मान लो कि ये जो वायर आपने यूज किया है ये जिस भी मटेरियल का बना है उसके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम एन के बराबर है। ये जो स्मॉल एन है ये क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या चीज होती है, इसका फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। जैसे इस कंडक्टर का जितना भी वॉल्यूम है, इस वायर का जितना भी वॉल्यूम है और इसके अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन है टोटल, उन टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स को इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो अपने पास क्या आएगा, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। उसी को हम स्मॉल एन से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे। और ये जो स्मॉल एन है, ये स्मॉल एन की वैल्यू है, ये अलग अलग मटेरियल्स के लिए अलग अलग होती है, फिक्स होती है। जैसे सिल्वर के लिए फिक्स होगा कि स्मॉल एन इतना है, अगर कॉपर है तो उसके लिए फिक्स है, आयरन के लिए फिक्स है। तो ये जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है ये अलग अलग टाइप के मटेरियल्स के अंदर फिक्स होते हैं और ये वैल्यू फिक्स रहेगी, मतलब आपको कैलकुलेट नहीं करनी है, एन की वैल्यू फिक्स ही होती है। नॉर्मल टेम्परेचर पे जैसे सिल्वर के अंदर मान लो 50 फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में, अगर कॉपर है उसमें मान लो 10 ही घूम रहे हैं, आयरन है उसमें 2-3 ही घूम रहे हैं। तो ये नंबर अलग अलग होता है नेचर के अकॉर्डिंग, अलग अलग मटेरियल की नेचर अलग अलग होती है ना, उसके अकॉर्डिंग होता है ये। तो एन का मतलब समझ में आ गया होगा, स्मॉल एन का मतलब है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। मुझे ये फाइंड करना है कि इसके अंदर टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन कितने घूम रहे हैं, इसके लिए मुझे इसका वॉल्यूम पता होना चाहिए। वॉल्यूम कैसे पता करेंगे, तो ये जो वायर इसका अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाई कर दिया जाए इसकी लेंथ से तो इसका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा अपने पास। ये जो वॉल्यूम है वायर का ये कितना होगा, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए के बराबर और लेंथ कितनी है एल के बराबर। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया को आप लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, इसका वॉल्यूम आ गया अपने पास।
और अगर मुझे पता करना हो कि इसके अंदर टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन कितने घूम रहे हैं, तो मुझे ये तो पता ही है कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं, n के बराबर। तो इतने वॉल्यूम में कितने होंगे, जैसे ये वाला फॉर्मूला इससे देख लो, चाहे n की वैल्यू मुझे अगर कैलकुलेट करनी है, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर मुझे फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, वॉल्यूम को n से मल्टीप्लाई कर दो इधर। तो वॉल्यूम कितना है, a इंटू एल, उसको मैंने n से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो इसी फॉर्मूले से लिखा है मैंने ये, n इक्वल टू क्या होगा, स्मॉल n इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है, a इंटू एल के बराबर। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपने पास आ चुके हैं। अब आपको ये पता करना है कि टोटल चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन्स पे। तो टोटल चार्ज के लिए क्या करोगे, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो पता ही है, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना होगा, तो NaL, ये तो हुआ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -e, तो इसको -e से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया टोटल चार्ज। इस वायर के अंदर जो टोटल चार्ज घूम रहा है वो इतना है, -NaL इंटू ई के बराबर। अब आपको ये पता करना है कि फोर्स कितना लग रहा होगा इसके ऊपर, तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा। तो Q की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ -NaL इंटू ई, ये तो मैंने Q की जगह लिखा है इस फॉर्मूले के अंदर। V की जगह क्या लेना है, तो वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल Vd के बराबर है। जितने भी इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं सब ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd से मूव कर रहे हैं, और फिर आएगा B और आएगा साइन थीटा। अब याद करो N E A और Vd है ना, ये सब मिला के ये तो करंट का फॉर्मूला बन गया। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन होता है, I इक्वल टू -NEA VD, ये फॉर्मूला है। मतलब ये करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में हमने फॉर्मूला पढ़ा था। फॉर्मूला ये था कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में रिलेशन होगा I इक्वल टू -NEA VD। देखो यहाँ पे -NEA और VD ये सब मिला के क्या बन गया, I। बाकी क्या बचा, L बचा, और क्या बचा, B और साइन थीटा। बस ये फॉर्मूला बन गया, अपना आंसर आ गया। देखो ठीक है, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखोगे इसको, I इंटू L क्रॉस B। इस चैप्टर में क्रॉस प्रोडक्ट वाले जितने भी फॉर्मूले आएंगे सब में B यानी कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा सेकंड वेक्टर होगा, है ना, बाद में आएगा। जैसे Q इंटू V क्रॉस B था फॉर्मूला, चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगता है उसके लिए, तो उसमें V क्रॉस B लिखा हमने, तो B बाद में आया ना। ऐसे इसमें भी देखो बाद में आ रहा है L क्रॉस B, ऐसे और भी आगे फॉर्मूले आएंगे। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, उल्टा सीधा नहीं लिखना है। जैसे इसको B क्रॉस L लिख दिया ना आपने, तो वो गलत डायरेक्शन आएगी इससे, इसलिए आपको जिस ऑर्डर में ये लिखा हुआ है, पहले कौन है बाद में कौन है, ये इसी हिसाब से ये आपको याद करना है। एक चीज और चेक करके बताओ, जैसे फोर्स की जो डायरेक्शन है वो किधर होगी, L क्रॉस B के अलोंग होगी ना, तो L क्रॉस B की डायरेक्शन यहाँ पे चेक करके बताओ। L की डायरेक्शन वही है जो करंट की डायरेक्शन है, यानी कि Z एक्सिस के अलोंग, ये L की डायरेक्शन माननी है। B की डायरेक्शन X एक्सिस के अलोंग है, तो आपको L क्रॉस B से किसकी डायरेक्शन बतानी है, फोर्स की डायरेक्शन बतानी है। देखो L क्रॉस B की डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, पहले वो समझो। L की डायरेक्शन क्या माननी है, जो करंट की डायरेक्शन है। करंट किधर है, Z एक्सिस के अलोंग, तो ऐसा आउटवर्ड डायरेक्शन में आपको L की डायरेक्शन कंसिडर करनी है। मान लो L इधर है और B की डायरेक्शन है X एक्सिस के अलोंग, इधर है, तो ये L है और ये B है, और L को B से मिलाना है क्योंकि पहला वेक्टर कौन है, L, तो L क्रॉस B का मतलब है L वेक्टर से B वेक्टर की तरफ जाना है, तो हाथ को ऐसे रखना पड़ेगा और ऐसे फिंगर्स को घुमाना पड़ेगा। थंब किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ। इसका मतलब इस वायर पे जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा ना। एक और तरीका है चेक करने का, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, उससे भी चेक करके बताओ। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी सेम डायरेक्शन आएगी, चेक करो कैसे करना है। लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉइंट कर दो। मैग्नेटिक फील्ड इधर है ना, देखो फर्स्ट फिंगर इधर कर ली मैंने। करंट किधर है, आउटवर्ड, जेड एक्सिस के अलोंग है ना इसमें, तो आउटवर्ड है, तो आउटवर्ड डायरेक्शन में आपको मिडिल फिंगर रखनी है। थंब किधर पॉइंट कर रहा है, ऊपर की तरफ, इसका मतलब फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। बोलो आया क्या समझ में, दोनों तरीके से कर सकते हो। वायर के लिए मोस्टली तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इजी पड़ेगा, और चार्ज पार्टिकल के लिए V क्रॉस B वाला मेथड आपको यूज करना होगा। ठीक है, वायर के लिए एक और ये तरीका है, L क्रॉस B से भी चेक कर सकते हो।